हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज और उसके प्रकार और दोस्तों उसके सभी महत्वपूर्ण फार्मूले। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज की परिभाषा में एक शब्द यूज किया गया है, बहुभुज। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि बहुभुज क्या होता है। दोस्तों जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहु मतलब बहुत सारे, भुज मतलब भुजा, मतलब एक ऐसी बंद आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, उसे कहते हैं बहुभुज। दोस्तों कभी भी बहुभुज दो भुजाओं से नहीं बन सकता, जैसे ये ए और बी और ए सी। तो दोस्तों यदि ए बी और ए सी से आप बहुभुज बनाना चाहें तो नहीं बन सकता, क्योंकि दोस्तों जो बहुभुज होता है वो बंद आकृति होती है और दोस्तों दो रेखाओं से कभी भी बंद आकृति नहीं बन सकता। दोस्तों बहुभुज बनाने के लिए कम से कम आपको तीन भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों मान लीजिए एक और भुजा हम बना ले रहे हैं, बी सी। अब दोस्तों ये बंद आकृति हो गई, तो दोस्तों इसे हम बहुभुज कहेंगे। तो दोस्तों चूंकि इस बहुभुज में तीन भुजाएं हैं, इसलिए दोस्तों इस बहुभुज को हम त्रिभुज कहेंगे। अगर दोस्तों एक ऐसा बहुभुज होता जिसमें चार भुजाएं हों, तो दोस्तों उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास कोई बंद आकृति है ए बी सी डी। तो दोस्तों इसमें चार भुजाएं होंगी, तो दोस्तों ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो दोस्तों त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज होता है जिसमें भुजाओं की संख्या तीन होती है। दोस्तों त्रिभुज जो है सबसे छोटा बहुभुज भी होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको बहुभुज बनाना है तो आप दो भुजाओं से बंद आकृति बना नहीं सकते, और दोस्तों बहुभुज के लिए बंद आकृति का होना आवश्यक है। तो दोस्तों कम से कम तीन भुजा की आवश्यकता होती है बहुभुज बनाने के लिए, इसलिए दोस्तों जो त्रिभुज है वो सबसे छोटा बहुभुज होता है। अब दोस्तों किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर पहली भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा ए सी है। तो दोस्तों भुजा क्या होंगे इसमें, ए बी, बी सी और सी ए। दोस्तों ऐसे ही अगर बात करें शीर्ष के, तो किसी भी त्रिभुज में दोस्तों तीन शीर्ष होते हैं। तो दोस्तों जैसे शीर्ष कैसे बनता है, तो दोस्तों जहाँ पर दो भुजाएं आकर मिलती हैं जिस बिंदु पर, वहां पर दोस्तों एक शीर्ष बनता है। जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बिंदु ए पर आकर मिल रही है, तो दोस्तों एक शीर्ष क्या हो जाएगा, ए। ऐसे ही दोस्तों ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आकर बिंदु बी पर मिल रही है, तो दोस्तों एक शीर्ष बी हो जाएगा। और दोस्तों ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बिंदु सी पर आकर मिल रही है, तो दोस्तों एक शीर्ष सी हो जाएगा। तो दोस्तों किसी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ऐसे ही दोस्तों कोण क्या होंगे इसमें, तो दोस्तों जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के बीच में जो झुकाव है, उसे दोस्तों किसी भी दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है वही कोण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस रेखा और इस रेखा, यानी इस भुजा और इस भुजा के बीच जो कोण होगा, मान लीजिए कुछ भी होगा, जैसे एक्स होगा, तो दोस्तों एक कोण एक्स होगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी कुछ कोण बनेगा, ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी कोण बनेगा। तो दोस्तों कोण क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। दोस्तों ये एक्स वाई जेड तीन त्रिभुज में कोण हो जाएंगे। और दोस्तों यदि आपको कोण को शीर्ष के टर्म में बताना है, जैसे आपको बताना है कि कोण ए, तो दोस्तों कोण ए को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कोण का चिन्ह बनाएंगे, उसके बाद दोस्तों सी ए बी लिखेंगे। सी ए बी मतलब दोस्तों जिस शीर्ष का हमें कोण बताना होता है उसे बीच में लिखते हैं। दोस्तों इसे आप इस ऐसे भी लिख सकते थे, बी ए सी। मतलब दोस्तों जो जिस शीर्ष के लिए कोण बताया जाए जिसके संदर्भ में, उसे आपको हमेशा बीच में लिखना है। और दोस्तों किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा दोस्तों 180 अंश के बराबर होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कोण 1 है, यहाँ पर कोण 2 है, यहाँ पर कोण 3 है। दोस्तों कोण 1, 2, 3 का मान कुछ भी हो सकता है, अभी हमें मालूम नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, तो हमने मान लिया ये कोण 1 है, यहाँ पर कोण 2 है, यहाँ पर कोण 3 है। तो दोस्तों हमेशा एक त्रिभुज में अंतःकोणों का योग, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इसका जो मान होगा दोस्तों हमेशा 180 अंश के बराबर होगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर होगा दोस्तों 180 अंश के। क्यों दोस्तों, क्योंकि एक ही त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं। दोस्तों किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज का प्रकार भुजा के आधार पर। तो दोस्तों भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों इन तीनों में से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। दोस्तों एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, उसे कहते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये शीर्ष ए है, ये बी है, ये सी है।
तो दोस्तों ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो दोस्तों एक प्रमेय होता है कि किसी भी त्रिभुज में समान लंबाई के भुजा के सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो दोस्तों चूंकि इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए दोस्तों इसके तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए अगर ये कोण x है तो दोस्तों ये कोण भी x होगा और दोस्तों ये कोण भी x होगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। इसलिए दोस्तों x प्लस एक्स बराबर में लिख सकते हैं 180, क्योंकि तीनों अंतः कोण हैं तो इनका योगफल 180 अंश के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों आप इनको जोड़ लीजिए तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर 60 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण का जो मान है वो 60 डिग्री होता है। तो दोस्तों अब हम इसका परिमाप निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, अगर दोस्तों हमें परिमाप निकालना है तो सिंपल से तीनों बाउंड्री यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, जो भी मिलेगा दोस्तों वही परिमाप हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए जो इसकी लंबाई है वो a है तो दोस्तों ये वाली लंबाई भी a होगी और दोस्तों ये वाली लंबाई भी a हो जाएगी। तो दोस्तों तीनों भुजाओं की इसमें लंबाई a है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे तो a प्लस ए प्लस ए, तो दोस्तों ये हो जाएगा 3a। यानी दोस्तों जो परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का वो 3 गुणे भुजा होता है। अब दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों जब समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि इसका क्षेत्रफल होता है कर्णी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब दोस्तों इस पर आधारित एक प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि प्रश्न दिया गया है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिर्फ दोस्तों अगर हमें भुजा दिया गया है तब भी हम इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों परिमाप के लिए क्या फार्मूला होता है, तो दोस्तों परिमाप के लिए फार्मूला होता है 3 इंटू साइड यानी भुजा। तो यानी दोस्तों भुजा में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे भुजा कितना दिया है 2, अगर इसमें हम दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। दोस्तों यही हो जाएगा हमारा परिमाप। तो दोस्तों अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के लिए अभी हमने फार्मूला बताया था, क्या होता है दोस्तों, कर्णी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों कर्णी में 3/4 इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों भुजा क्या है 2 सेंटीमीटर, तो दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू √3/4। तो दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा और कर्णी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग ये देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। दोस्तों एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा बराबर हो, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। दोस्तों इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो दोस्तों इसे कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। यानी दोस्तों एक ऐसा त्रिभुज जिसमें उसकी दो भुजाएं बराबर हों तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों इसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो दोस्तों इसमें दो कोण बराबर होंगे। कौन से कोण, तो दोस्तों इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है। तो दोस्तों अगर ये x होगा तो ये भी x होगा और दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो दोस्तों किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दोस्तों x प्लस एक्स, मान लीजिए दोस्तों ये कोण y है तो दोस्तों प्लस y बराबर 180 अंश। अब दोस्तों 2x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो दोस्तों y बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 2x। यानी दोस्तों हम तो ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते इसमें कि x का मान क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे। और दोस्तों जो तीसरा कोण होगा वो कैसे प्राप्त होगा, तो 180 में से इन दोनों के कोणों का योगफल घटा देंगे। तो दोस्तों अब ये देखना है कि इसका परिमाप क्या होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि इसकी जो ये भुजा AB है इसकी लंबाई हमने मान लिया कितनी है, दोस्तों मान लेते हैं ये A है और दोस्तों ये वाली जो भुजा है ये B है। तो दोस्तों ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी,
अगर दोस्तों ये बी है तो ये भी बी होगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये बी होगी तो ये भी बी हो जाएगी। और दोस्तों इसका जब परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। तो दोस्तों पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी भुजा बी, तो दोस्तों इसका जो परिमाप आएगा a प्लस 2b, ये हो जाएगा दोस्तों इसका परिमाप। अब दोस्तों हम लोगों को देखना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो a/4 रूट में 4b² माइनस का a²। दोस्तों a क्या है? a है असमान भुजा, और दोस्तों b क्या है? समान भुजा। दोस्तों यहाँ जो a है ये क्या होती है? असमान भुजा होती है, जैसे ये a वाला है। और दोस्तों b क्या होता है? समान भुजा। यानी जो दो समान भुजा होंगे तो उसमें से कोई एक मान ले लेंगे, वो b हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने बताया कोई हमारे पास एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज हो जिसकी समान भुजा b हो और असमान भुजा a हो, तो उसके लिए जो परिमाप का सूत्र होता है वो a प्लस 2b होता है, या फिर ऐसे कहिए कि तीनों भुजाओं का योग होता है। और दोस्तों हमने ये बताया कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जिसकी समान भुजा b और असमान भुजा a हो, उसके लिए a/4 करनी में 4b² माइनस a² होता है। अब दोस्तों इसी पर आधारित एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग। कहा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा असमान भुजा 2 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस 2b होता है। तो दोस्तों a क्या होती है? हमारी असमान भुजा होती है। तो दोस्तों असमान भुजा कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। और दोस्तों जो b है यानी समान भुजा कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5। तो दोस्तों 2 इंटू 5 यानी दोस्तों 2 और 10 12। दोस्तों 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा? परिमाप। अब दोस्तों हम लोगों को अगर क्षेत्रफल निकालना है तो दोस्तों a की जगह पर क्या रखेंगे? 2, और दोस्तों b की जगह पर क्या रखना है? 5। 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों ये कटकर 1/2 हो जाएगा, और अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 25 चौके 100 माइनस 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इसे सॉल्व करना है तो 100 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? रूट में 96 और बटे में 2। दोस्तों इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। दोस्तों एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर ना हो, तब उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कोई एक त्रिभुज इस तरीके से है जिसकी पहली भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है और तीसरी भुजा 5 है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें पहली भुजा 3 है और दूसरी भुजा 5 और तीसरी भुजा 4, मतलब कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है। तब दोस्तों ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज है। अब दोस्तों अगर इसका परिमाप निकालना है तो सिंपली तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। परिमाप जो होता है किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 5। अब दोस्तों क्या करेंगे? ये हो जाएगा 12। अब दोस्तों अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो दोस्तों जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसे हीरोन के सूत्र से निकाला जाता है। दोस्तों हीरोन का जो सूत्र होता है विषमबाहु त्रिभुज के लिए, यानी अगर हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों ये होता है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। दोस्तों यहाँ पर जो s है ये अर्ध परिमाप होता है। दोस्तों अर्ध परिमाप कैसे मिलेगा? अगर हम परिमाप में 2 से डिवाइड कर दें तो दोस्तों वो हो जाता है अर्ध परिमाप। मतलब अगर परिमाप 12 है तो दोस्तों अगर हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना है मतलब s निकालना है, s हो जाएगा परिमाप बटे 2, यानी 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। अब यहाँ पर a क्या होता है? a दोस्तों पहली भुजा होती है, और b क्या होती है? दूसरी भुजा, और दोस्तों c क्या होती है? तीसरी भुजा। अब दोस्तों बस इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। जैसे अगर परिमाप 12 था तो 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा? अर्ध परिमाप। तो s का मान दोस्तों 6, और दोस्तों यहाँ 6 माइनस a मतलब पहली भुजा। तो दोस्तों पहली भुजा 3 है, और दोस्तों यहाँ लिखा है s माइनस बी का मतलब 6 माइनस दूसरी भुजा।
तो दूसरी भुजा दोस्तों 4 है। और s माइनस सी, सी मतलब दोस्तों तीसरा भुजा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 5। अब दोस्तों इसे सॉल्व करना है, तो दोस्तों 6 और 6 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा 3, 6 में से 4 को घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 5 को घटाएंगे 1 बचेगा। दोस्तों ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 दूना 36। और दोस्तों जो 36 का वर्गमूल होता है वो 6 होता है। दोस्तों आप ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। दोस्तों आप इसमें से ए की जगह पर 4 भी रख सकते हो और बी की जगह पर 3 और सी की जगह पर 5, लेकिन दोस्तों कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब ए बी सी में तीनों को हम चाहे किसी को ए की जगह पे रख सकते हैं, बी को चाहे जो रख सकते हैं, सी को चाहे जो रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक फार्मूले में सभी अलग अलग रहेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग त्रिभुज का प्रकार कोण के आधार पर देखेंगे। तो दोस्तों कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला न्यून कोण, फिर अधिक कोण, फिर समकोण। दोस्तों कोण क्या होता है? तो दोस्तों किन्हीं भी दो रेखाओं के मध्य जो झुकाव होता है, अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे से आकर मिलती है तो उनके बीच जो झुकाव होता है दोस्तों उसे ही कोण कहते हैं। जैसे पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है दोस्तों। दोस्तों ये दोनों आकर यहाँ पर मिली तो इनके बीच में ये जो झुकाव है इसे दोस्तों कोण कहते हैं। अब दोस्तों कोण के आधार पर सबसे पहला जो त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज है। तो दोस्तों ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। मतलब दोस्तों कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर या उससे अधिक नहीं होगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। दोस्तों ये x, ये y और ये z। तो दोस्तों इसमें से x, y, z तीनों का जो मान होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। लेकिन दोस्तों ये इनका जो योगफल होगा x प्लस वाई प्लस जेड, इनका जो योगफल होगा वो दोस्तों 180 अंश के बराबर होगा। यानी दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। मान लीजिए दोस्तों इसका एक कोण 40 डिग्री है और इसका दोस्तों दूसरा कोण 60 डिग्री है। तो दोस्तों जो तीसरा कोण होगा वो 80 डिग्री होगा। तो दोस्तों इस तरीके के जो त्रिभुज बनेंगे जिसमें कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर या उससे अधिक ना हो, तब हम कहेंगे कि वो न्यून कोण त्रिभुज है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। दोस्तों अधिक कोण का क्या मतलब होता है? अधिक कोण मतलब दोस्तों 90 डिग्री से अधिक का कोण और 180 डिग्री से कम। तो दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण हो, मतलब 90 डिग्री से अधिक हो, तो दोस्तों उस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज है। इसका दोस्तों ऐसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है ए बी और कोई एक पॉइंट दोस्तों इस तरीके से सी है। तो दोस्तों ये जो त्रिभुज है यहाँ पर इसका जो मान है मान लीजिए 120 डिग्री है। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। ये दोस्तों मान लीजिए कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो दोस्तों ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। अब दोस्तों ये क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज हो गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक कोण इसमें 90 डिग्री से अधिक हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज होने का मतलब कि त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, तो दोस्तों उस त्रिभुज को कहेंगे समकोण त्रिभुज। जैसे इस तरीके से दोस्तों कोई भी एक कोण, सिर्फ एक कोण 90 डिग्री हो सकता है, क्योंकि दोस्तों तीन कोण होंगे तो तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। अगर दो कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो तीसरा कोण 0 हो जाएगा और त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों कोई एक ही कोण अगर 90 डिग्री है किसी त्रिभुज में, तब उसे हम कहेंगे दोस्तों कि वो समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों अब हम लोग न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज के लिए परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों जब भी परिमाप निकालना होगा, चाहे जो त्रिभुज हो, चाहे वो न्यून कोण हो, अधिक कोण हो या समबाहु या समद्विबाहु, कोई भी त्रिभुज हो, तो जब भी परिमाप निकालेंगे तो दोस्तों उनके तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों अगर इन तीनों का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जैसे दोस्तों न्यून कोण कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं ऐसे हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ए बी सी। अब दोस्तों यहाँ से हम लोगों को ये बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? जैसे एक रेखा पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों जिसे हम आधार कहेंगे, तो आधार इसमें से दोस्तों कोई भी एक भुजा हो सकता है। लेकिन दोस्तों
जो ऊंचाई होगा, अगर मान लीजिए हम आधार किसको ले रहे हैं, ए बी रेखा को ले रहे हैं, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए कि इसके सामने वाले शीर्ष सी से इस रेखा पर, इस रेखा तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाए और इस रेखा का हमें लंबाई पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये जो रेखा ए डी है, अगर ये पॉइंट डी है, तो रेखा जो सी डी है दोस्तों, अगर इसकी लंबाई एच है, तो दोस्तों जो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, न्यून कोण का जो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2। आधार क्या लिए हैं दोस्तों, ए बी, और दोस्तों इसकी ऊंचाई क्या हो गई है, एच। तो दोस्तों इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा कि 1/2 ए बी इंटू एच। यानी दोस्तों चाहे वो न्यून कोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे सम कोण हो, दोस्तों इन तीनों त्रिभुजों के लिए जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वह है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों अब हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। दोस्तों किसी भी त्रिभुज की माध्यिका को जानने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि कितने शीर्ष हैं इसमें। दोस्तों 3 शीर्ष हैं, तो ए बी सी, और दोस्तों इसमें भुजाएं कितनी होंगी, 3 होंगे। अब दोस्तों किसी एक भुजा के मध्य पॉइंट, जैसे बीसी के भुजा की मध्य पॉइंट अगर मान लीजिए डी है और इसके सामने का शीर्ष सी है, तो दोस्तों इस शीर्ष को अगर इस मध्य बिंदु से मिला दें तो जो रेखा बनेगी सी डी, दोस्तों इस रेखा को कहेंगे इस त्रिभुज की पहली माध्यिका। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बीसी का मध्य पॉइंट एफ ले रहे हैं, तो इसके सामने का जो शीर्ष है ए है, अगर इस पॉइंट को ए से मिला दे रहे हैं दोस्तों, तो जो ए एफ बनेगा ये दोस्तों इस त्रिभुज की दूसरी माध्यिका कहलाएगी। ऐसे ही दोस्तों अगर इस भुजा का हम मध्य पॉइंट ले रहे हैं, अगर मान लीजिए ये ई है, तो दोस्तों इसके सामने वाले शीर्ष से मिला दें, तो दोस्तों जो बीई रेखा बनेगा ये त्रिभुज की तीसरी माध्यिका कहलाएगी। और दोस्तों जो शीर्ष से हम मिला रहे हैं ये मध्य पॉइंट को, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ए बी रेखा था तो ये वाली ए डी रेखा और जो डी बी रेखा बनेगी ये आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर बी सी का मध्य बिंदु एफ है, तो दोस्तों ये जो एफ बी दूरी होगी और एफ सी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों ए और EC ये आपस में बराबर होंगे। दोस्तों ये तीनों का जो कटान बिंदु आया इसे कहते हैं दोस्तों केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक।